हाँ जी सर, अब हम बात कर रहे हैं अबाउट मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो सर, मुझे बनानी है कंपनी। कंपनी बनाने के लिए जो इनिशियल लोग पैसा डालते हैं कंपनी में, वो बनते हैं कंपनी के सब्सक्राइबर्स। और जो बंदा कंपनी बना रहा है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, मैं उसे नाम देता हूँ प्रमोटर। ये एक बहुत लेमन डेफिनेशन है, बट एक्ट में कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस दी गई है। तो हम उन स्पेसिफिक डेफिनेशंस को अब समझना शुरू करते हैं कि सबसे पहले प्रमोटर कौन होता है। तो प्रमोटर वो इंसान होता है जो कंपनी बनाने का, जैसे इंट्यूशन आया, जिससे आइडिया आया और वो कंपनी बना रहा है। तो क्या मैं हर पर्सन जो कंपनी बनाने का आइडिया है उसे प्रमोटर कह सकता हूँ? नहीं। एक्ट कहता है कि कंपनी में प्रमोटर वही होगा जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीन कंडीशंस कौन कौन सी है सर? पहला है कि उसका नाम दिया गया है। प्रमोटर वो है जिसका आपने नाम लिखा है, कहाँ पे? या तो आपके प्रोस्पेक्टस में या आपके एनुअल रिटर्न में। अगर किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट जो आप देते हो शेयर होल्डर को इनवाइट करने के लिए कि मेरी सिक्योरिटीज में पैसा डालो। वो एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट रहता है जो बताता है कि मेरी कंपनी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और कंपनी की सारी जानकारियां देता है अपने इन्वेस्टर को, ताकि कि वो इन्वेस्टर को सॉलिसिटेट कर सके फंडिंग के लिए। उस डॉक्यूमेंट को मैं कहता हूँ प्रोस्पेक्टस। तो अगर किसी भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न यानी कि जो साल भर का क्या बिजनेस हुआ, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, उसकी समरी एक रिटर्न के फॉर्म में आप आरओसी को देते हो। उस एनुअल रिटर्न में नाम दिया है किसी पर्सन का एज अ प्रमोटर, तो हम उसे प्रमोटर मानेंगे। दूसरा, जो कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली या कि जिसके कहने पे कंपनी में चीजें होती है, जो कंपनी में क्या डिसीजंस लिए जाएंगे उस चीज पे असर डाल सकता है, चाहे डायरेक्टली या खुद कह के या इनडायरेक्ट तरीकों से, उसे भी हम क्या कहेंगे? प्रमोटर कहेंगे सर। और तीसरी चीज है एडवाइस, कि जिस इंसान की एडवाइस पे हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, कि वो पर्सन जो भी कहता है वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जैक्टली वैसा करते हैं, तो उस पर्सन को भी हम एज अ प्रमोटर कहेंगे। तो प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो होता है या तो जिसका नाम कंपनी प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में दिया गया हो, या जो कंट्रोल कर रहा हो कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या जिसकी एडवाइस पे हमारा बोर्ड इज अकस्टम टू एक्ट। अब हम पढ़ते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन के बारे में, कि अगर मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, तो सर हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि आप कंपनी बनाना चाहते हो, बना लीजिए। कंपनी आप दो ही तरीके की बना पाएंगे, या तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। तो सर मैं कंपनी कितने तरीके की बना सकता हूँ? मैं बना सकता हूँ कंपनी सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके की। वो दो तरीके कौन कौन से हैं सर? वो है, या तो मैं कंपनी बनाऊंगा एज अ पब्लिक कंपनी या एज अ प्राइवेट कंपनी। अब ये जो पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, इसमें अंतर क्या है? कि सर ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसका एओए कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये जब हम एओ पढ़ेंगे हम वहां पे देखेंगे कि वो एक बेसिक सी चीज है कि वो पब्लिक एट लार्ज को नहीं कह सकती कि आप मेरी सिक्योरिटीज पे पैसा डालें। वर्सेस जो पब्लिक कंपनी है उसके एओ में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, इसीलिए वो पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट कर सकती है टू इन्वेस्ट इन इट्स सिक्योरिटीज। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कंपनी कितने फॉर्म, जब फॉर्म कर रहे हो तो किस टाइप की बनोगे? या तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के एओ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है इसलिए वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी के एओ में वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो कंपनी बनाते वक्त आपको मिनिमम मेंबर्स लगेंगे। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? 7। प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2। लेकिन अगर ये जो प्राइवेट कंपनी आप बना रहे हो वो ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी है, तो उसके लिए आपको एक ही इंसान चाहिए। तो अब पढ़ते ही क्या कह रहा है हमारा एक्ट? ये कह रहा है कि प्रमोटर्स, द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म प्रमोटर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69, विच मीन्स अ पर्सन, वो पर्सन जो या तो तीन जगहों पे है। पहला, whose name who is named as such prospector or prospectus or is identified by the companies in its annual returns referred under section 92, कि वो पर्सन जिसका नाम या तो प्रोस्पेक्टस में या कंपनी के एनुअल रिटर्न में। दूसरा,
who controls over the affairs of the company directly, indirectly, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, कि जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? कि या तो हो सकता है मैं कंपनी का मेजोरिटी शेयर होल्डर हूँ और मेरी कंपनी की शेयर होल्डिंग के थ्रू कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो भी मैं एज अ प्रमोटर माना जा सकता हूँ। मैं कंपनी में ही डायरेक्टर हूँ और मैं कंपनी के डिसीजंस ले रहा हूँ, तो भी मैं प्रमोटर माना जा सकता हूँ, एंड अदरवाइज अलग तरीके से। कि लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द क्या है? कंट्रोल। कि जो कंट्रोल कर रहा हो कंपनी के अफेयर्स को, चाहे वो डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली। उसके बाद है इन अकॉर्डेंस विद दोज हुज एडवाइस, कि वो इंसान जिसकी एडवाइस पे हमारे डायरेक्टर्स और या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, उस पर्सन को भी हम एज अ प्रमोटर मान लेते हैं। ये चीज हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से अ पर्सन हु फॉर्म्स द कंपनी इज नोन एज प्रमोटर। की जो कंपनी बना रहा है उस व्यक्ति को मैं प्रमोटर कहता हूँ। इट इज दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। ये उनके दिमाग में आता है कि ये बिजनेस चालू करना है, इसके लिए कंपनी बनानी है। दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन। कंपनी बनानी है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ प्रोसेसेस होंगे, तो वो सारे प्रोसेसेस भी प्रमोटर करेगा। और इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट a person acting only in professional capacity, that is solicitor, banker, accountant, are not regarded as promoters। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? कंपनी बनाने के जो स्टेप्स ले रहा है वो प्रमोटर लेता है। तो अब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे आती है शू मैन्युफैक्चरिंग, मुझे कंपनीज एक्ट का कुछ पता नहीं, मुझे पता है कि कंपनी बनानी है, तो मैं चले जाता हूँ एक लॉयर के पास या एक सीए के पास, और फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे ये बिजनेस बनाना है, इसे मुझे कंपनी फॉर्म में रजिस्टर करना है। तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी फाइलिंग है, वो सब आप देखो, आप बस मुझे फीस बताओ कि कितनी चाहिए, मैं आपको फीस देता हूँ, और आप मेरे बिहाफ पे एक कंपनी रजिस्टर करके आ जाओ, इनकॉर्पोरेट कर दो, और वो कंपनी मैं चला लूंगा। तो ये जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो आपने सीए या लॉयर को हायर किया उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, कि वो कंपनी का एओए तैयार करे, एमओए तैयार करे, और रजिस्ट्रार के साथ सारी कंप्लाइंसेस करे, तो ये जो पर्सन जो आपका सीए या लॉयर है, जो इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी काम कर रहा है, क्या उसे खुद को कंपनी बनानी है क्या? नहीं, वो किसी और को कंपनी बनाने में हेल्प कर रहा है, तो क्या मैं उसे प्रमोटर कहूंगा क्या? नहीं, उसे मैं प्रमोटर नहीं कहूंगा। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कि सेक्शन 3 बताता है विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ कंपनी। ये बेसिकली ये कह रहा है कि अगर मुझे कंपनी बनानी है तो सेक्शन 3 मुझे ये कहता है कि अच्छा, तुम पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो तुम्हें कम से कम 7 लोग चाहिए। तुम प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो तुम्हें कम से कम 2 लोग चाहिए। और अगर तुम ओपीसी बना रहे हो, विच इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, तो तुम्हें कम से कम या मैक्सिमम 1 पर्सन तो चाहिए। उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की बातें दी गई है सेक्शन 7 में, जो हमें क्या कहता है कि मुझे करनी है कंपनी इनकॉर्पोरेट, तो मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या है? पहला है विथ आरओसी की कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। कि मैं कंपनी बना रहा हूँ तो मुझे उसका कहीं ना कहीं ऑफिस भी तो बनाना पड़ेगा। जहाँ पे कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड है, उसी ऑफिस को मैं, वो कंपनी के सारे कम्युनिकेशन आरओसी के साथ ऑफिस के थ्रू होगे, इसलिए इस ऑफिस का नाम रजिस्ट्रार के पास होगा। इसलिए मैं इसे रजिस्टर्ड ऑफिस कहता हूँ, कि एड्रेस या ये ऑफिस का एड्रेस रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं उसे नाम देता हूँ एज रजिस्टर्ड ऑफिस। तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है, जिस जगह पे है, उस जगह का जो आरओसी है, जो आरओसी रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंडर मैं आता हूँ, पहले मुझे उसके साथ कुछ कंप्लाइंसेस करनी पड़े। जैसे कि आप देखेंगे कि सिंपल सी चीज़ है कि आपका शहर है, शहर में अलग-अलग पुलिस स्टेशंस होते हैं। तो अगर आप अब पुलिस, आप जिस एरिया में रहते हैं वो एक सर्टेन पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। तो अगर आपकी उस एरिया में कोई भी चीज़ होती है जिसके लिए आप पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको उस रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन पे ही जाना पड़ेगा। आप दूसरे पुलिस स्टेशन पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस पुलिस स्टेशन के अंडर वो जुरिडिक्शन नहीं है। तो वैसे ही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ सिचुएटेड है, वो किस आरओसी के जुरिडिक्शन में आता है, आप पहले वो चेक करेंगे। फिर उसे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स? पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाइए, आप अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाइए, और उस मेमोरेंडम और आर्टिकल पे
तभी सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर होंगे। एक कॉपी आप जो है अपने रजिस्ट्रार को देंगे। साथ ही साथ आप एक डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन कि जो मैं डिक्लेयर करता हूँ, यानी मैं बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ, ये डिक्लेरेशन कि इस एक्ट के सारे लॉज, सारे रूल्स कंप्लाई हुए। ये डिक्लेरेशन कौन देगा? पहला प्रोफेशनल, कि जो भी प्रोफेशनल सीए, सीएस, लॉयर, जो भी कंपनी बनाने में आपकी हेल्प कर रहा है, वो प्रोफेशनल ये डिक्लेरेशन देगा कि हाँ, कंपनी बनाने के लिए जितने लॉज है, रूल्स है, वो कंप्लाई हो रहे हैं। और दूसरा, पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स, की जो पर्सन जिसका नाम हमने आर्टिकल्स में दिया गया है, वो पर्सन भी ये डिक्लेरेशन देगा कि हाँ भाई, हाँ सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हुए हैं। फिर हम एक डिक्लेरेशन और लेते हैं। अब ये डिक्लेरेशन किससे ले रहे हैं? सर, ये जो ऊपर वाला डिक्लेरेशन था, वो हमने लिया था लॉस कंप्लाई हुए हैं या नहीं, इसके लिए प्रोफेशनल और पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल से। अब ये जो दूसरा डिक्लेरेशन है ना, ये हम ले रहे हैं सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स से ये डिक्लेरेशन ले रहे हैं क्या? कि पहला, कि नॉट convicted of offense in relation to promotion, formation और मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। ये जो सब्सक्राइबर या फर्स्ट डायरेक्टर है, ये किसी भी ऐसे ऑफेंस में नहीं फंसा है जहाँ पे उसने कंपनी फॉर्म की, मैनेज की या प्रमोट की और उस कंपनी से रिलेटेड कोई झोल हुआ, से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ, उसमें वो कन्विक्टेड नहीं है। ताकि हम चाहते हैं कि जो कंपनी बना रहे हैं वो लोग अच्छे कैरेक्टर के लोग हो, वो कंपनी को एज अ टूल ऑफ टू ऑफ मिसमैनेजिंग फंड्स या कंपनी में फ्रॉड ना करे। इसलिए हम उन लोगों से पहले डिक्लेरेशन ले ले रहे हैं कि मैं कंपनी रिलेटेड किसी भी केस में कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ, ऑफेंस ऑफेंस में गिल्टी नहीं पाया गया हूँ। दूसरा है गिल्टी ऑफ फ्रॉड और मिसफेसेंस इन लास्ट 5 ईयर, कि मैं पिछले 5 सालों में किसी भी फ्रॉड या मिसफेसेंस में नहीं गिल्टी पाया गया हूँ। सर, मिसफेसेंस क्या होता है? कि किसी चीज की आपको लॉ पावर देता है, आप उस पावर के बियॉन्ड जाके कुछ कर लेते हैं। जैसे कि आपको घर पे कहा गया कि घर में 5 बजे तक आ जाना, तो 5 बजे तक बाहर रहने की आपके पास परमिशन है। अब आप 5 बजे से ज्यादा रात के 10 बजे घर आ रहे हैं, फिर 5 से 10 ये जो आप एक्स्ट्रा चले गए, आपकी पावर्स के बियॉन्ड चले गए, इसी को हम मिसफेसेंस कहते हैं। कि कंपनी में मान लीजिए डायरेक्टर था, डायरेक्टर के पास पावर थी कि वो 10,000 रुपीज तक के बिना किसी की परमिशन के खर्च कर सकता था। अब उसने 1 लाख खर्च कर दिए, तो ये जो उसने अपनी पावर के बियॉन्ड खर्चा किया गया, उसे मैं एक तरीके से कह सकता हूँ मिसफेसेंस। तो यहाँ पे आपको एक क्या देना है? एक डिक्लेरेशन, क्या? कि मैं किसी भी कंपनी से रिलेटेड ऑफेंस में गिल्टी नहीं पाया गया हूँ। मैं किसी भी और फ्रॉड या मिसफेसेंस, मनी के मिसमैनेजमेंट में लास्ट 5 इयर्स में गिल्टी नहीं पाया गया। और आपको ये भी एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि ये सारी जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये ट्रू है, सही है और करेक्ट है, यानी एक्यूरेट है। उसके बाद में अभी तक हमने क्या दे दिया? हमने आरओसी को मेमोरेंडम दे दिया है, आर्टिकल दे दिया है जो सभी सब्सक्राइबर्स ने साइन किया है, डिक्लेरेशन दिया है बाय प्रोफेशनल और पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल, ये सारे रूल्स कंप्लाई हुए हैं। हमने एक डिक्लेरेशन दिया है बाय सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर, क्या? कि वो किसी इसका गिल्टी नहीं है और वो सारी चीजें ट्रू एंड करेक्ट बता रहा है। फिर ये जो कंपनी है कहीं तो रजिस्टर होगी, इसका कोई एड्रेस होगा। तो जब तक कंपनी बन जाती है, तो जब कंपनी बनती है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, ये उसका एड्रेस बन जाता है जहाँ सारी कंप्लायंसेस बाय डिफॉल्ट होगी। लेकिन अभी कंपनी बनने की है, तो इसलिए हम रजिस्ट्रार को भी बता देते हैं कि भाई जो भी करस्पॉन्डेंस है, जो भी कम्युनिकेशन करना है, वो इस एड्रेस पे करो। तो हम एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस भी दे रहे हैं। फिर साथ ही साथ हम पर्टिकुलर्स और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देते हैं। पर्टिकुलर्स क्या क्या? कि भाई मेरा एमओ है, मेरे एमओ में ये लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं, उनकी डिटेल्स, उनका नाम क्या है, जेंडर क्या है, वो कहाँ रहते हैं, एड्रेस क्या है, वो विदाउट आइडेंटिटी प्रूफ मैं दे रहा हूँ। फिर मैं एओए में, कि एओए में मैं लिखता हूँ कि सब्सक्राइबर्स टू एमओए कौन कौन है, उनके पर्टिकुलर्स देता हूँ और उनकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देता हूँ। फिर साथ ही मैं देता हूँ पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन मेंशन्ड इन एओए। एओए में अगर किसी का नाम दिया गया है और उसका कोई इंटरेस्ट है, कि एओए में मैंने कहा कि मेरी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स ये लोग बनेंगे, तो मैं उनके पर्टिकुलर्स, उनकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देता हूँ। साथ ही साथ में मैं उनका एक कंसेंट फॉर्म देता हूँ कि ये लोग तैयार है मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स बनने के।
नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप कंसेंट फॉर्म ना दें, तो ऐसे तो मैं कल को कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दूं और मैं किसी भी रैंडम पर्सन को मैं जानता नहीं हूँ उसे एज अ डायरेक्टर इनको बना लूँ कि मैं आज कल को जाके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करूँ, मैं उसमें कहूँ कि नरेंद्र मोदी मेरे कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर है और लोग तो नरेंद्र मोदी का नाम देके पैसा दे देंगे, बट मोदी जी को पता ही नहीं है कि मैंने उन्हें अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। तो मुझे अगर उन्हें अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट। मुझे उनसे कंसेंट लेके आना पड़ेगा कि आप मेरी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे, ऐसा आप मुझे लिख के दीजिए। और ये चीज़ मैं आरओसी को बताऊंगा, बट क्या वो मुझे कंसेंट देंगे? द ऑब्वियस आंसर इज हू नोस। तो जब भी आप फर्स्ट डायरेक्टर बना रहे हैं किसी भी पर्सन को तो आपको उसका भी कंसेंट फॉर्म देना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने दे दिए किसको, आरओसी को। अब आरओसी के पास ये डॉक्यूमेंटेशन है, आरओसी उसे इंस्पेक्ट करेगा। अब आरओसी को लगा कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन सही है, तो आरओसी इशू कर देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या रहता है, एक सर्टिफिकेट जो ये दर्शाता है कि हाँ आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, अब वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, का नाम है, उसकी सेपरेट पहचान है, उसके नाम पे केस हो सकता है, वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही दर्शाने के लिए आरओसी अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसमें है ना एक खास चीज लिखी रहती है कि आरओसी कंपनी को अलॉट करता है सिन नंबर। कौन सा नंबर? सिन नंबर, CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कि अब से आरओसी इस कंपनी को, क्योंकि एक नाम की बहुत सी सिमिलर नाम की कंपनीज हो सकती है, मिलते जुलते नाम की, तो आरओसी कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये कंपनी कौन सी है? तो उस कंपनी को आइडेंटिफाई करता है आरओसी थ्रू अ सिन नंबर। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट है, तो आपको बैंकर आपको नाम से नहीं जानता, बैंकर आपको आपके बैंक अकाउंट के नंबर से जानता है। वैसे ही आरओसी जो है कंपनी को उसके सिन नंबर से आइडेंटिफाई करता है, दैट इज इट्स कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो कंपनी को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मिल जाता है। फिर ये जो कंपनी है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसने रजिस्ट्रार को दिए थे, क्या ये उन डॉक्यूमेंट्स को फेंक देगी? नहीं। अब इस कंपनी को वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखना है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में जब तक कि वो कंपनी बंद नहीं हो। उसका MOA, AOA, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और जितने भी फर्स्ट डायरेक्टर, प्रमोटर, सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स है, वो सब कुछ उसको प्रिजर्व करके रखना है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में। अब यहाँ पे देखें तो हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है जो है ट्रू एंड करेक्ट। बट क्या हो अगर किसी ने फर्निश कर दी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इनकम्प्लीट हो या फॉल्स हो या गलत हो या अधूरी हो या सप्रेस की गई हो या जिसमें जानबूझ के कोई चीज़ बताई नहीं गई हो, तो उस केस में अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो और आप पकड़ा जाते हो तो आप पे सेक्शन 447 पीनल प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो फिर आपको क्या अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हो गया अंडर सेक्शन 447। बट हम मानते हैं ये तो है प्री इनकॉर्पोरेशन और आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, आपकी कंपनी भी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, आप पे 447 भी लग गया। बट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और उसके बाद हमें पता चला पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो उस केस में क्या होगा? तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन भी जो रजिस्ट्रार है वो ऐसे लोगों के ऊपर सेक्शन 447 के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चला सकता है। जी हाँ। अब ये जो 447 की प्रोसीडिंग्स है, ये ना कि सिर्फ उन लोगों पे जिन्होंने ये कंपनी फ्रॉडुलेंटली इंफॉर्मेशन सप्रेस, फॉल्स इंफॉर्मेशन देके या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देके बनाई है, उन लोगों पे तो एप्लीकेबल रहेगा ही, साथ ही साथ उस कंपनी पे जो इस फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इनकॉर्पोरेट हुई है, उस पे भी एप्लीकेबल हो जाए। एंड फाइनली हम बात कर रहे हैं ट्रिब्यूनल की। कि जो ट्रिब्यूनल है ना, ऐसे केसेस में क्या करेगा, ट्रिब्यूनल पहले देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कि क्या, हर फैसला, हमारे लॉ में एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस, जो कहता है कि कोई भी फैसला किसी भी पार्टी के अगेंस्ट देने से पहले उसे सफाई देने का मौका दो, उसे सुनो। तो इसलिए कंपनी को हम देंगे दी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दैट इज ऑडी अल्ट्रम पाल्ट्रम। और कंपनी जो है एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस को वो देखेगा कि कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, कि कोई कंपनी में अगर ऐसे फ्रॉड्यूलेंटली आपने इनकॉर्पोरेट कर दी है तो उस इंफॉर्मेशन में कहीं वो गलती से तो नहीं होगा या कुछ इंफॉर्मेशन आपने जानबूझ के, कंपनी का फॉल्ट नहीं था बट गलती से ऐसा तो मिस आउट नहीं हो गया, तो वो क्लैरिफिकेशन देने का मौका देगा वो, कि कंपनी से पूछेगा बताओ तुमने इन्फॉर्मेशन फॉल्स क्यों दी, ये इन्फॉर्मेशन सप्रेस क्यों की, वो बताओ।
दूसरी चीज़ वो देखेगा कि कंपनी के करंट ट्रांज़ैक्शंस क्या है, उसके करंट ऑब्लिगेशंस क्या है। उसके बाद ये जो ट्रिब्यूनल है ना, ये ऑर्डर पास कर ये ऑर्डर क्या-क्या पास कर सकता है? सबसे पहला ये चेंज कर दे। कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए ट्रिब्यूनल चाहे तो उसका एमओए अल्टर करवा सकता है, उसका एओए अल्टर करवा सकता है, या जो मेंबर्स है, क्रेडिटर्स है, या कोई भी पब्लिक है, उनके इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस जो है शुरू कर सकता है उस कंपनी के मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के। दूसरा है कि ट्रिब्यूनल चाहे तो उस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो जैसे ही आपने कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ किया, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म, तो अपने कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करवा सकता है वो रजिस्ट्रार की बुक से। वो एक चीज करा सकता है। फिर कंपनी में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है, उसे ट्रिब्यूनल चाहे तो लिमिटेड लाइबिलिटी से अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर वो ऑर्डर दे दे क्या कि भैया ये जो कंपनी है ना, इसे वाइंड अप करो, इसे बंद करो, इसका बिजनेस क्लोज करो इस कंपनी को। अब यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ नेम और वाइंड अप में अंतर क्या है? वाइंड अप में यह है कि कंपनी बंद हो रही है, कि पूरी तरीके से बंद हो जाए। वैसे जो स्ट्राइक ऑफ में क्या है कि स्ट्राइक ऑफ में जो रजिस्ट्रार के पास नाम है, वो नाम स्ट्राइक ऑफ हो रहा है। अब आगे आता है एज इट डीम फिट, कि अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि इन चीजों के अलावा भी उसे कोई ऑर्डर पास करना है, तो वो ऑर्डर भी पास कर सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं हाउ डू वी इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। तो पहला है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कि आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं रजिस्ट्रार को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। जिसके जुडिक्शन में हमारी कंपनी सिचुएटेड है, क्या कंपनी का मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल जो साइंड हो सारे सब्सक्राइबर्स के द्वारा। दूसरा, अ डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कोई एडवोकेट, सीए, कोई भी प्रोफेशनल जो उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके दे रहा है, उसका डिक्लेरेशन। एंड बाय डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन नेम्ड इन इट्स आर्टिकल, जिसका नाम आर्टिकल में है। वो डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है। और इनसे डिक्लेरेशन की सारे रिक्वायरमेंट हमने लॉ के फॉलो किए हैं इन रजिस्टरिंग दिस कंपनी। फिर एक डिक्लेरेशन और ले गए किससे? सब्सक्राइबर्स से, ऑफ मेमोरेंडम्स से, जो फर्स्ट डायरेक्टर है उनसे। ये क्या रहेगा इस डिक्लेरेशन में कि भैया हम किसी भी एक्ट में कन्विक्टेड नहीं है, किसी भी ऑफेंस में जो रिलेटेड हो प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। दूसरा, he has not been found guilty of fraud or misfeasance of any breach of duty under Companies Act or any previous Companies Act during last 5 years। कि वो फ्रॉड का गिल्टी नहीं रहा है 5 सालों में, कंपनीज एक्ट के अंदर पिछले 5 सालों में। और तीसरा, अ डॉक्यूमेंट की जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ट्रू है, करेक्ट है, कंप्लीट है टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज। अब इसके बाद में हम देंगे कि कंपनी के कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेसेस क्या होंगे, वो चीज़। फिर हम पर्टिकुलर्स देंगे, पर्टिकुलर्स में हम नाम देंगे, सरनेम देंगे, फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर और उनकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। और इन केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कि अगर जो सब्सक्राइबर है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसके लिए भी जो भी प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंटेशन है आपको वो भी देना पड़ेगा। फिर हम देंगे पर्टिकुलर्स, नेम, सरनेम ऑफ द डायरेक्टर्स। और अगर डायरेक्टर है तो उसका डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन आर्टिकल्स as to the subscribers of memorandum and such other particulars including proof of identity as prescribed। कि इनकी भी हम डिटेल्स देंगे जो हम यहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में ये कह रहा है कि द पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इन आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन other firms or body corporates along with their consent to act as the directors of the company as may be prescribed. Particulars providing in this provision shall be of individual subscriber and not of the professional engaged in incorporation of the company। ये क्या कह रहा है? यहाँ पे भी आपको डिटेल्स देनी है। डिटेल्स किसकी? डायरेक्टर्स की। या अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर बनना चाह रहा हूँ, तो आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी कि मैं कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा हूँ, मुझे वो चीज़ मेरा इंटरेस्ट है, वो चीज़ एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा, मुझे अपनी पर्टिकुलर डिटेल्स देनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम मुझे बताना पड़ेगा कि मैं अभी किन कंपनीज में, किन फर्म्स में एज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड हूँ। मुझे वो चीज़ भी यहाँ बतानी है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अंदर मैं जो
पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में उसकी डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं उन्हीं लोगों की डिटेल्स दे रहा हूँ जिनका इंटरेस्ट है उस कंपनी में एज एन ऑफिसर, एज एन मैनेजमेंट पोजीशन होल्ड करने की। अब आगे आते हैं। दूसरा, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कि जैसे ही रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल्ड inspect shall register all the document and information and issue a certificate of incorporation in the prescribed format that possesses company in an incorporated under this act। कि ये क्या कह रहा है कि जैसे ही रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन मिली, वो उस फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा जो बताएगा कि कंपनी अब एक इनकॉर्पोरेट हो गई है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर अलॉटमेंट ऑफ सिन नंबर, की ऑन द डेट मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉटेड बाय रजिस्ट्रार, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है कंपनी को। फिर मेंटेनेंस ऑफ कॉपी एंड डॉक्यूमेंट, के जितने डॉक्यूमेंट्स ये सब मेंटेन करने पड़ेगा, प्रिजर्व करने पड़ेगा एट रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी को। फिर हम बात कर रहे हैं फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन की, अगर आपने फॉल्स इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी या सप्रेस की एंड आर अवेयर ऑफ डॉक्यूमेंट फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार को पता चला, तो आपको सेक्शन 447 में लाइबल गिल्टी किया जा सकता है। के बाद अगला पॉइंट, कि कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी और आप इनकॉर्पोरेट हो गए, तो क्या होगा? एट द टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, प्रोवाइडेड दैट कंपनी हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग such false information by any fraudulent action, the promoter person named as per director of the company and the person making declaration in the section shall be liable to action under 447। ये जो इन्फॉर्मेशन देने वाला प्रमोटर है, डायरेक्टर है, या जिसे आपने नेम किया गया है डिक्लेरेशंस में, उन पे भी 447 की प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है। के बाद हम आ रहे हैं ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, कि अब ऐसे केस में ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है। पहला, ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो उसे लगता है कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बेहतर हो, जैसे कि उसका मेमोरेंडम चेंज कर सकता है, आर्टिकल्स चेंज कर सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। उसके बाद भैया कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, ये पॉइंट ये कह रहा है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब इसमें पैसा डालने वाले मेंबर्स है। दूसरा, ये जो कंपनी बनाई थी प्रमोटर ने, अब उसके मेंबर्स, वो शेयर्स ट्रांसफर हो गए, अब नए मेंबर्स आ गए। तो ये मेंबर्स हैं, तो कंपनी ने कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो उसके क्रेडिटर्स भी है, जनरल पब्लिक भी स्टेक होल्डर्स है उस कंपनी में। अब पता चला कि उस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी गई, तो ऐसे केस में क्या करें? कंपनी बंद कर दे क्या सीधा? नहीं। तो इस केस में जो ट्रिब्यूनल है, वो चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है कि उस कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल बदल दिया जाए, ताकि इन लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है। दूसरा, वो डायरेक्ट कर सकता है कि भाई ये जो मेंबर्स है, इन्होंने ही कंपनी बनाई है और इन्होंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो इनकी लाइबिलिटी आप लिमिटेड क्यों रख रहे हो? हटाओ इसे, इनकी लाइबिलिटी आप अनलिमिटेड कर दो। दूसरा, कंपनी का जो नाम है उसे रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दो, दैट इज द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उसके बाद में पास एन ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप, की कंपनी को बंद कर दो, वाइंड अप कर दो, और पास एन ऑर्डर एज इट डीम्स फिट, कि जो उसे लग रहा है वैसा ऑर्डर दे दे। उसके बाद कंपनी शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि ये ऑर्डर लेने से पहले कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो सफाई देने की। ट्रिब्यूनल कंसिडर करेगा कि कंपनी का एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है रिलेटेड टू इट्स ऑब्लिगेशन एंड ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स, कि अभी कंपनी की स्थिति को देखते हुए वो डिसाइड करेगा इनमें से ऊपर में वाले में से कौन सा डिसीजन लेना है। उसके बाद में हम आते हैं सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉपरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, मैं नाम देता हूँ प्यार से SPLIC, स्प्लाइस। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने क्या कहा कि जितना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है ना, ये सब एक वेबसाइट पे करो, एक पोर्टल के थ्रू। और ये जो पोर्टल होगा, वो ये जो फॉर्म है, उसी को हम नाम दे देते हैं सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉपरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। आप इलेक्ट्रॉनिकली इस परफॉर्मा के थ्रू सिंपल स्टेप्स में कंपनी इनकॉपरेट कर पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ईज ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखते हुए फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेसेस एक सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस लाया, जिसे हम स्प्लाइस का नाम दिया। अब आती है जरूरी चीज। अब जो है सेक्शन 9 ये कहता है कि सर आपका शेयर सर्टिफिकेट, आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिला, जिस दिन आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला उस पे एक डेट होगी,
उस डेट से आप बन जाते हो एक सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि उस दिन क्या हुआ, उस दिन आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपके मेंबर्स बन जाते हैं और कंपनी को सारे राइट्स, ऑब्लिगेशंस और फंक्शन करने की पावर्स मिल जाती है। वही चीज़ है कि सेक्शन 9 कह रहा है कि सेक्शन 9 फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन mentioned in certificate of incorporation, the subscribers to the memorandum and or other person from time become the member of the company। और आगे में यहाँ पे ये सेम चीज रिपीट कर रहा है कि कंपनी को फंक्शंस करने की पावर्स मिल गई है जो इस एक्ट में दी गई है। और आगे ये कहता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी बिकम्स अ सेपरेट पर्सन। ठीक है, देयर आफ्टर कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कंपनी एंड इट्स मेंबर एज एविडेंटेड बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कि आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में जो टर्म्स मेंशन है उन टर्म्स पे कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक केस क्लॉज दिया गया है। फिर ये है कि कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है जब तक कि वो लिक्विडेट ना हो जाए या स्ट्राइक आउट ना हो जाए। उसके बाद है शेयर होल्डर हु डज नॉट बाय एनी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कि भाई कंपनी जो प्रॉपर्टी खरीदेगी, जो एसेट्स कंपनी के वो कंपनी के एसेट्स है, उसमें शेयर होल्डर का राइट नहीं है। उन एसेट्स को शेयर होल्डर अपने नाम पे नहीं करा सकता, उन एसेट्स को शेयर होल्डर नहीं बेच सकता। वो एसेट्स किसके हैं? कंपनी के। उसके बाद है लीगल पर्सनैलिटी इमर्ज हो जाती है। सेम रिपीटेशन ऑफ पॉइंट्स की जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेंबर्स बन जाते हैं। और क्या दिया गया है सर? ये दिया गया है कि लीगल पर्सन बिगिन टू फंक्शन, लीगल पर्सन इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो हम अभी तक के बार बार पढ़ते हैं। उसके बाद ये कह रहा है इट मे बी नोटेड दैट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट परचेज ऑफ शेयर ऑफ other company, thus becoming controlling company. Merely because the company purchases all share, it will not serve as a means of putting an end to another company or separate। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि सर एक कंपनी है, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि सर एक कंपनी है, ये कंपनी क्या दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? कंपनी ए कंपनी बी के शेयर्स खरीद सकती है, हाँ खरीद सकती है। अब कंपनी ए ने कंपनी बी के 100% शेयर खरीद ली, तो क्या मैं मानूं ये दोनों एक ही कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो गई है कंपनी बी की? द आंसर इज नो। कि भले ही एक कंपनी दूसरे कंपनी के सारे शेयर्स भी खरीद ले, तब भी वो दूसरी कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। वो चीज यहाँ पे आपको केस लॉ में दी गई। एज हैज बीन स्टेटेड अबव, ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ वाला जो केस लॉ है ये क्या कह रहा है, ये सेकंड पैराग्राफ ये कह रहा है कि एक कंपनी है, इस कंपनी के सारे शेयर्स जो है, एक कंपनी है इसके सारे शेयर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100% शेयर खरीद लिए। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स खरीदती है, ये शेयर्स किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट यानी वहां पे प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिखा रहता है, वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। कि जो भी उस समय उस ऑफिस को होल्ड कर रहा होगा, उस के पास उन शेयर से रिलेटेड राइट्स आ जाएंगे। तो एक कंपनी है, उसके सारे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिए, ये शेयर्स प्रेसिडेंट के नाम पे चले गए। तो क्या मैं मानूं कि ये जो कंपनी है ये प्रेसिडेंट की एजेंट बन गई है क्योंकि इसके सारे शेयर्स प्रेसिडेंट के पास है? कि नहीं, कंपनी अलग है, प्रेसिडेंट अलग है। प्रेसिडेंट इज अ शेयर होल्डर, प्रेसिडेंट में भी मेंबर, बट कंपनी इज नॉट एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। वही चीज यहाँ पे आपको दर्शाई गई है थ्रू अनदर केस लॉ। और इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, कि भैया जैसे ही आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर करवाया, वो बाइंडिंग हो जाता है कंपनी के मेंबर्स पे। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी मेंबर्स को। कि जो आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है वो दर्शाता है रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, और उनके बीच की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे वो। और दूसरा, जितना भी पैसा आपने सब्सक्राइबर्स ने कहा था मुझे कंपनी को देना है, वो बिकम हो जाता है ऑल मनीज वर्थ बिकम पेबल। कि वो पैसा अब कंपनी को ड्यू माना जाता है, कि वो मेंबर को वो पैसा अब कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये था हमारा इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे अबाउट, कहाँ गया हमारा अगला टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। थैंक यू।